नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। चुनाव कर्मियों की मृत्यु पर योगी सरकार का मानवीय पहलू देखने को मिला है। मुख्य सचिव और एसीएस पंचायती राज्य को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संवाद स्थापित करें और उन तमाम लोगों को मदद किया जाए जो चुनाव के दौरान किसी न किसी तरीके से प्रभावित हुए हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन मृतक कर्मियों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, नौकरी उनको मिलेगी उनको सुनिश्चित किया जाए, चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन करके उन तमाम परिवारों को मदद मुहैया करवाई जाए। मुख्य सचिव और एसीएस पंचायती राज्य को सीएम ने यह निर्देश दिया है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संवाद स्थापित करे और उन तमाम लोगों की मदद करे जिनकी मृत्यु चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी में हुई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कंफर्म करें, ये सुनिश्चित करें कि उनके परिजनों को आर्थिक मदद भी दी जाए और दूसरी तरफ उनको नौकरी भी मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो एक बड़ा कदम राज्य सरकार, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने चुनाव के दौरान अपनी जान गंवाई या फिर जिन लोगों की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई है। इसको लेकर बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है, निर्देश विभाग को दे दिए गए हैं कि विभाग इस मामले पर आगे काम शुरू करे और राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संवाद स्थापित करे। और यह बेहद जरूरी है, इस एक आदेश से उन परिवारों को काफी मदद मिलेगी, परिवारों को काफी राहत मिलेगी जिनके अपने पंचायत चुनाव के दौरान काल के गाल में समा गए, जिनकी मृत्यु हो गई। उन परिजनों को मुख्यमंत्री के इस आदेश और इस निर्देश से सीधे सीधे फायदा होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन करके उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये बड़ा एक मानवीय पहलू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है और इसका फायदा उन तमाम लोगों को होगा जिनके परिजन उनसे इस चुनाव के दौरान बिछड़ गए। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए एसके, एक के बाद एक मुख्यमंत्री जो निर्देश दे रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा फायदा बड़े पैमाने पर लोगों को हो रहा है। ये भी एक फैसला उनका उसी तरीके का है क्योंकि इसकी मांग अंदर खाने जरूर उठ रही थी। जो परिजन थे, जो प्रभावित थे, वो मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी मदद करे। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से लगातार या उसके अलावा कर्मचारी संगठन है या जो पीड़ित परिजन हैं जिन्होंने अपने परिजनों को इस पंचायत चुनाव के दौरान खो दिया है, वो लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी मदद करे। हालांकि अगर हम देखें तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो कि वर्तमान जिला अधिकारी हैं, चूंकि आचार संहिता खत्म हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत को डिक्लेयर किया गया था। जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उस अनुसार जो 3 कर्मचारी आ रहे थे उनके नाम भेजे गए थे, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया था कि सिर्फ 3 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी मौत इस चुनाव के दौरान हुई थी। कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और लगातार ये चीजें मांग हो रही थी कि आखिर 3 कर्मचारियों की मौत क्यों दिखाई जा रही है। तो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक के दौरान अफसरों को साफ तौर पर निर्देशित किया कि जो यूपी निर्वाचन आयोग है उसकी जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन पुराने समय से लागू है। उस समय कोरोना जैसी परिस्थितियां पहले कभी नहीं रही हैं, क्योंकि अब की परिस्थितियां और पहले की परिस्थितियों में बहुत अंतर है और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देशित कर दिया है कि वो चुनाव आयोग के अफसरों के साथ संवाद स्थापित करें, उनको यह बताएं कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें और इस गाइडलाइन में संशोधन के बाद ऐसे सभी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए जो या तो पंचायत ड्यूटी के दौरान जिनकी मौत हो गई है या पंचायत ड्यूटी के दौरान वो संक्रमित हो गए और एक निश्चित समय सीमा के अंदर उनकी मौत
मौत कोरोना के चलते हुई है, ऐसे सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार कंपनसेशन देना चाहती है, उनके जो आश्रित हैं उनको नौकरी भी देना चाहती है। तो इन दोनों विषयों को लेकर लगातार यह संवाद स्थापित किया जाए और गाइडलाइन चेंज कराने के बाद ऐसे सभी कर्मचारियों को चाहे वो मुआवजा राशि हो वो दी जाए, वहीं उनके जो आश्रित हैं उनको नौकरी भी दिलाई जाए, जिसको लेकर तत्काल ये पत्राचार यूपी निर्वाचन आयोग के साथ शुरू किया जाए। तो निश्चित है सीएम योगी ने मानवीय पहल की है, ऐसे सभी परिवारों को सहायता देने के निर्देश दिए हैं जो कि इस श्रेणी में आ रहे होंगे। और उसके अलावा जो बाकी के कर्मचारी हैं जो पंचायत के अलावा अन्य किसी ड्यूटी में तैनात थे या किसी भी विभाग में कार्यरत थे, जिनको कोरोना के चलते मृत्यु का सामना करना पड़ा, ऐसे सभी कर्मचारियों के जो पीड़ित परिजन हैं उनको सेवा योजन और साथ ही साथ मुआवजे की राशि देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर जारी कर दिए गए। चलिए, एक बड़ा फायदा है और एस के वाजपेयी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ संशोधन करने को मुख्यमंत्री कहा है, क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर जो प्रभावित लोग हैं उनको इससे फायदा होगा। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर राज्य कर्मचारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। कोविड से मौत अगर होती है तो इसको लेकर सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है कि पीड़ित परिवार को तत्काल मदद दी जाएगी। इसमें मुआवजा होगा और नौकरी की फाइल लंबित नहीं होगी। अमूमन ये देखा जाता है कि जब किसी सरकारी एम्प्लॉय की, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और नियमनता उनके परिजनों को एक नौकरी दी जानी चाहिए, लेकिन वो फाइल विभागों में घूमती रह जाती है या फिर कहीं पर जाकर अटक जाती है, तो ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री की ओर से मैसेज दिया गया है कि मुआवजा दिया जाए और फाइल कहीं पर भी ना लटके, सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाए, क्योंकि उन लोगों की मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई है, काम के दौरान हुई है। एस के वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एस के, ये एक और मानवीय पहलू, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के दौर में जो भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनको एक डर होता है कि वो भी संक्रमित हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। ऐसे में अगर उनको ये पता हो कि सरकार उनके बारे में सोच रही है तो वो दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है क्योंकि लाखों कर्मचारी, करीब 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अपने कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। तो निश्चित है कि ये बड़ी संख्या है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें रोस्टर के हिसाब से उनकी ड्यूटी लग रही है। उसके अलावा जो 50% कर्मचारी हैं उनको होम क्वारंटीन से कार्य करने की अनुमति दी गई, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो इस दौरान काल के गाल में समा गए, कोरोना की वजह से वो संक्रमित हुए और बाद में उनका दुखद निधन हो गया। ऐसे सभी कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि चाहे वो किसी भी विभाग में कार्यरत रहे हों, अगर वो सरकारी विभाग में कार्यरत रहे हैं और कोरोना के कारण उनकी डेथ हुई है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सभी कर्मचारियों के जो पीड़ित परिजन हैं उनको कहीं भी भटकना ना पड़े, उनको तत्काल जो उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा राशि दे रही है वो तत्काल उन तक पहुंच जाए। साथ ही साथ उनके जो मृतक आश्रित को सेवा योजन होना है उसमें एक व्यक्ति को नौकरी भी प्रदान कर दी जाए और बाकी जो उनके ड्यूज या जो पीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ जो भी उनका बकाया है वो फंड वगैरह सब उनके तत्काल भुगतान किए जाएं। उसके लिए जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं भटकना ना पड़े। तो निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो जहां पंचायत चुनाव का सवाल है तो उसमें चीजें यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से होनी है, लेकिन बाकी के जो कर्मचारी जिनकी मौत हुई है कोरोना के चलते वो सरकारी विभागों में कार्यरत थे, वो निर्देश मुख्यमंत्री को देना है। मुख्यमंत्री ने आज वो टीम 9 की बैठक के दौरान निर्देश साफ तौर पर अफसरों को दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव को तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक के दौरान ही कह दिया कि वो इसको लेकर तत्काल निर्देश जारी करें और इस आदेश को सभी विभागों में सर्कुलेट किया जाए ताकि कहीं भी कोई ऐसा कर्मचारी ना हो जिसके परिजनों को इन सारी चीजों के लिए भटकना पड़े। तो निश्चित है एक मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी और सराहनीय पहल की गई है और बड़े पैमाने पर ऐसे पीड़ित परिवारों को राहत जरूर इससे मिलेगी। हालांकि उनका जो व्यक्ति को जिसको वो खो चुके हैं अपने परिजन को उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये जरूर है कि उनके जो पीड़ित परिजन हैं उसमें एक व्यक्ति को नौकरी ताकि उनके घर का जीवन यापन चलता रहे। साथ ही साथ में जो कंपनसेशन उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है वो भी मिलेगा। उसके अलावा जो पीड़ित परिजन हैं उनको जो फंड, बोनस और बाकी चीजें जो कर्मचारी की हैं जिसकी मृत्यु हुई है उसकी वो सारी चीजें भी भुगतान हो जाएंगी, जिसको लेकर मुख्य सचिव संभवतः आज देर शाम तक वो आदेश सभी विभागों को सर्कुलेट हो जाएगा। जी चलिए एस के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे। योगी सरकार के 3T फॉर्मूले के कारण 62,000 गांव संक्रमण से बच गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 90,000 गांव हैं जिनमें से 62,000 गांव संक्रमण से बच गए। इसके पीछे योगी सरकार की जो कोशिश है
3T की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, यानी कि पहले आप टेस्ट कीजिए, फिर उनके संपर्क में आए लोगों को तलाशिए और उसके बाद फिर उनका इलाज कीजिए। ये 3T का जो फॉर्मूला है, ये उत्तर प्रदेश के गांव में काफी कारगर हुआ। 90,000 गांव में से 62,000 गांव में संक्रमण के एक भी मामले नहीं मिले हैं। सिर्फ 28,000 गांव में ही कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 3.6% की है, जबकि रिकवरी रेट 91.1% की है। हरदोई में भाई ने भाई को बंधक बनाया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। हरदोई का मामला है, एक भाई ने अपने भाई को बंधक बनाया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के बाबा मऊ गांव का ये मामला है। बंधक बनाकर पीटने के मामले में पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई है। बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद था, जिसके बाद एक भाई ने दूसरे भाई को बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मल्लावा कोतवाली में ये FIR दर्ज हुई है। छोटे भैया हम जेल जेबो, हम जेल जेबो का टांगू खतर टांगू हम जेल जेबो, हम कोई ना मने हटो, तुम मम्मी हट जाओ, कौन सवार हमारा। थाना मल्लावा पर एक सहीम नामक व्यक्ति जो निवासी बढ़िया बाबट मऊ है, उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके 2 सगे भाइयों ने उसको कमरे में बंद करके उसको और उसकी पत्नी को साथ मारपीट की है, तथा उसकी पत्नी से कहा है कि उसकी पति के नाम जो भी जमीन है उसको हमारे नाम करा दीजिए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस जिला कमेटी का आरोप है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता फेक न्यूज के जरिए कांग्रेस नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कांग्रेस की छवि खराब होती है। इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने थाने में एक आवेदन पत्र दायर कर FIR दर्ज करने की मांग की है और बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो आए दिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में, प्रदेश नेताओं के खिलाफ में आए दिन फेक न्यूज़ बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। और अब जो है कोरोना काल में जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता, कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता जब कोरोना काल में एक लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उससे विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे नड्डा जी हों, स्मृति ईरानी जी हों, संदीप पात्रा जी हों, ये फेक न्यूज़ बना के कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अमेठी में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। अलग अलग गांव में 100 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और इनमें से जितने लोगों की मौत हुई थी, ज़्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण थे और लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दी जा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम इन गांवों का दौरा नहीं कर रही थी। लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। अब गांव-गांव में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है और जो लक्षण वाले लोग हैं उनको दवाइयां दी जा रही हैं। कोरोना की हालात पहले गंभीर थी, अब हालात सुधरती हुई नज़र आ रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के द्वारा ये गांव की खबर आगे तक पहुंचाई गई, इसलिए हमारे गांव में कल सैनिटाइजर किया गया, उसके बाद में सफाई का कार्यक्रम किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, गांव वालों की जांच की, गांव में बड़ी राहत है। न्यूज़ 1 इंडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इनके द्वारा पहुंचाई गई खबर से गांव वालों को बहुत अच्छा सराहनीय पहल है सरकार की और हमारे पंचायत साहब के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है और इसी क्रम में हम चाहते हैं कि ऐसी ही सफाई आगे भी चलती रहे
जिससे हमारा गांव स्वच्छ रहे, बीमारी मुक्त रहे। यही हमारी सोच है। कोरोना को लेकर क्या स्थिति है आपकी? काफ़ी दयनीय स्थिति तो है ही है गांव में। कोरोना को लेकर के हमारे गांव में लगभग एक महीने में 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत सर, ये कोविड जो चल रहा है, इस गांव पंचायत में कई लोग अब तक जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस गांव पंचायत की साफ़ सफाई, नाली खड़ंजा की साफ़ सफाई और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव, सैनिटाइज़र का छिड़काव और ग्रुप टोली बना के गांव पंचायत की साफ़ सफाई, ये सब कार्यक्रम चल रहा है। सर, ये कोविड जो चल तो अमेठी में 100 से ज्यादा गांव हैं जहां पर कई लोगों की मौत हुई और इनमें से ज़्यादातर लोगों के जो मृत्यु हुई उनमें लक्षण कोविड के थे। लेकिन स्वास्थ्य महकमा इन गांवों में ना लोगों की जांच कर रहा था, ना ही सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा था। न्यूज़ वन इंडिया पर जो खबर प्रसारित किया गया उसके बाद अब गांव में लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, लोगों के चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ इलाके में सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से में कहीं ज़्यादा दम तोड़ने वालों की संख्या है। लखनऊ की बात है ये। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कुछ और हैं और जो लोगों की मौत हो रही है उसके आंकड़े कुछ और हैं। हर रोज मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 200 से ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में पिछले 2.5 महीने में 1349 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ मार्च और अप्रैल में 4329 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बने हैं, जबकि 15 मई तक 3305 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बन गए। 15 मई तक 7634 लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। पहले एक महीने में औसतन 250 मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन आते थे। तो इसमें आप देखिए, एक जो डाटा आता है और दूसरा ये जो प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ रहे हैं या फिर जितने लोगों के प्रमाण पत्र बने, ये पूरी तरीके से दो कहानियां बताती हैं। ऐसे में जो प्रशासन है आखिरकार क्या आंकड़ों को छुपा रहा है, क्या जो रियल फिगर है उसको सामने नहीं आने दे रहा है। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया है। 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने कोरोना के वर्तमान हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। देश के 54 जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री ने उनके जिलों के हाल जाना, यानी कि ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश की। इस बैठक में यूपी के 7 जिलाधिकारी भी शामिल हुए। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी के डीएम के अलावा बरेली, मुरादाबाद के जिलाधिकारी प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद में शामिल हुए। कुल मिलाकर 54 जिलों के जिलाधिकारी प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल हुए। इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। आप याद करिए, जब आप सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे तो आप अपने परिश्रम पर, अपने काम करने के तरीके पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। आप जिस भी क्षेत्र में रहे हो, वहां की छोटी छोटी बारीकी से परिचित होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूंगा। आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनी। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं, उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। गांवों में
कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। साथियों, बीते कुछ समय में ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। आप इस सेवा में। लखनऊ में सीएमएस स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज से सभी कैंपस में ये ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है। 12 जून तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। गर्मियों की छुट्टी में भी शिक्षक बच्चों को तो सीएमएस स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज से सभी कैंपस में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 12 जून तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। गर्मियों की छुट्टियों में भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसकी जानकारी सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने दी है। और नए सत्र का पाठ्यक्रम अभिभावकों के लिए एक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उस वेबसाइट का नाम भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और पाठ्यक्रम को डाउनलोड भी किया जा सकता है। सीएमएस के जो संस्थापक हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है। www.cmseducation.org पर नए सत्र का पाठ्यक्रम शुरू होगा और कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की सभी 18 शाखाओं में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं। ये क्लासेस 12 जून तक बराबर चलेंगी और पेरेंट्स को यदि बुक लिस्ट और सिलेबस की ज़रूरत हो तो वो सीएमएस की जो वेबसाइट है www.cmseducation.org से ले सकते हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।